स्वागत है सभी का। आज हम सामाजिक विज्ञान आपके सोशल साइंस की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 ये बुक शुरू कर रहे हैं। आपके स्प्लिट ऑफ सिलेबस के अनुसार इस मंथ में इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो आपकी बुक है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकंड का। चैप्टर का नाम है समानता, ऑन इक्वालिटी, ठीक है, इंग्लिश में ऑन इक्वालिटी और समानता, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के बारे में या असमानता के बारे में भी काफ़ी बताया गया है और इसके बारे में आप समझ पाएंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन आंसर भी आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे। तो ये ऊपर लाइन लगी हुई है, ये जो ऊपर ये लाइन दिख रही है, ये कौन कौन है, ठीक है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। लेकिन कहानी जिसके बारे में है वो कौन है, यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। ऊपर कांता देवी, घरेलू कामगार, ठीक है, ये किसी के घर में काम करती है कांता देवी, इसकी कहानी है। इसकी कहानी से हम समझेंगे कि किस तरह से समाज में, हमारे समाज में असमानता है। अब हम यहाँ पे अलग अलग जाति या धर्म के लोगों की बात करेंगे तो उसका उद्देश्य हमारा किसी जाति या किसी धर्म के बारे में उसको बुरा या अच्छा कहने की बात नहीं होगी, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि समाज की स्थिति कैसी है और समाज में किस तरह से छोटा बड़े, चाहे वो गरीबी हो या गरीब अमीर के बीच हो, या जात के बीच हो, या रंग का भेदभाव हो, उसमें किस तरह से भेदभाव होता है हमारे समाज में। इस तरह से आप अपने समाज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, ठीक है। अभी चलते हैं, आप पढ़ते हैं हम। तो हम यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे दो औरतें आगे खड़ी हुई हैं, पीछे एक मेल है, फिर उसके पीछे औरत है ना। तो ये इनकी बातें हो रही हैं, हम कहानी पढ़ रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, कांता के बारे में मैं आपको बताया भी मैंने। तो यहाँ पे कांता बात कर रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो कांता किसके साथ कर रही है? सुजाता के साथ। सुजाता इसके पीछे खड़ी हुई है। सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल। तो ये कहती है कि हम इक्वल हैं, देखो कैसे अमीर गरीब बड़े छोटे सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। और ये लाइन में क्यों खड़े हुए हैं? वोट देने के लिए। तो इलेक्शन होगी तो वोटिंग करने गए हैं, ये वोट देने गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन तो सभी के लिए एक होती है, भले वो अमीर हो, भले गरीब हो, भले कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रही है इक्वालिटी की भाई सभी समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे साथ में, आप सभी ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्रीय देश मतलब कि यहाँ पे लोगों का राज होता है, लोगों के द्वारा ही अपनी सरकार चुनी जाती है। लोग अपनी पसंद का अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये वोट देने जा रहे हैं, है ना। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से थे जिसके बारे में आपने पढ़ा था? जैसे लोगों की भागीदारी, जो पीपल पार्टिसिपेशन होता है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, सोशल जस्टिस वगैरह, या इक्वालिटी, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब समानता के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इक्वालिटी के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हाईलाइट किया है लाइट ब्लू से, पढ़ सकते हैं आप। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है समानता, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र देश कोई भी है, वहाँ पे इक्वालिटी जो है एक मेन कंसिडरेशन होती है, मुख्य विशेषता होती है। तो सभी लोकतंत्र में बराबर ही समझे जाते हैं। तो आप इस अध्याय में समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। समानता ये क्या है ना, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। अब कांता की कहानी, कांता कौन है मैंने आपको बताया, ठीक है, उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। कांता किससे बात कर रही थी, कांता ने क्या कहा वो आपने पढ़ा अभी।
अब कांता को सुजाता कहती है कि चल कांता अब तेरी बारी आई। अब कांता को कहा उसने कि तू वोट डालने जा, तेरी लाइन तेरा नंबर आ गया है। तो कांता अब वोट डालते समय क्या सोच रही है, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो ये सोच रही है कि जिसने पानी की पाइपलाइन जो हमारे गांव तक यहाँ हमारे मोहल्ले तक लाएगा, तो मैं उसी को वोट दूंगी जिसने ये वादा किया हुआ है ना। तो वादे करते हैं ना जो लीडर जो खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो कहते हैं कि हम क्या क्या काम करके करेंगे इसलिए हमें वोट दो, है ना। तो ये वही सोच के वोट दे रही है, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या होगी और पानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वोट कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। अब ये लाइन जैसे पिछले पेज पे भी थी, आपने देखा ये लाइन है, ये कौन कौन लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, घर में अपने घर में ही काम करती है, ग्रेसी लेनिंग परामर्शदाता है, कंसल्टेंट है, आइजैक लेंगिंग ये सरकारी अधिकारी है, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी है, जोगराज बेरोजगार है, और अशोक जैन उद्योगपति, जिसके बारे में कांता बात भी कर रही थी। देखो उद्योगपति जो है इतना बड़े, वो भी हमारी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उद्योगपति जो अशोक जैन हैं, जहाँ इनके साथ ही जो है कंपैरिजन कर रही है कांता अपना। तो आगे चलते हैं। अब बात हो रही है, कांता ने और सुजाता ने वोट दे दिया है। अब कांता बाहर आती है कुछ देर बाद, ठीक है। पहला जो बॉक्स है उसमें देखेंगे कुछ देर बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब। तो ये जजमेंट सर्कल किया हुआ है छोटा सा, ये कौन है, जैन साहब है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बाद में आना कांता, कि वोट देने के बाद अब तू घर से होकर हमारे काम करने आ जाना। तो ये कांता जो है जैन साहब के यहाँ काम करती है, ठीक है। तो अब कांता और सुजाता ये बात कर रही हैं। कांता कहती है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो उसकी बेटी बीमार होगी, तो वो कहती है कि काम तो करना पड़ेगा, उनके घर जाके छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पैसे भी लाने हैं उनके घर से और गुड़िया का इलाज कराना है। तो घर पर जाती है वो, तो क्या देखती है और क्या करती है। घर पर बेटी, देखो आप देख रहे हो कि वो बीमार है उसकी बेटी, तो वो उसको पानी दे रही है, ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी बेटी को कह रही है कि अभी पानी पी ले तो तुझे अच्छा लगेगा थोड़ी, अब मैं जैसे ही काम से लौटूंगी तो हम अस्पताल चलेंगे। तो अब ये जा रही है, ठीक है, कांता, और बात करती जा रही है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है ना। तो ये बात कर रही है कि साफ़ सफाई तो होती ही नहीं है, इसलिए गुड़िया बीमार पड़ जाती है बार बार। तो अभी कहानी जो कांता बोल रही है वही चल रही है, ठीक है। साइड पे आप देख सकते हैं कांता जो साफ़ सफाई कर रही है, पोछा लगा रही है ना। कोनों को अच्छे से साफ़ करना, तो उसकी मालकिन कह रही है कोनों को अच्छे से साफ़ करना, है ना, सफाई करने को उसको बोला हुआ है। अब कांता को उसकी मालकिन पैसे दे रही है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। तो उसकी मालकिन बोल रही है कि एडवांस में पैसे मांगती रहती है, तो ये आदत तेरी ख़राब है, ये आदत ठीक नहीं है, पैसे एडवांस में मत मांगा कर। तो कांता बोलती है जी मैडम, नहीं मांगूंगी, ठीक है। फिर उसी शाम को बस जरा सी देर और बेटी, कांता कहती है कि बस जरा सी और देर बेटी, क्योंकि उसने वेट कर रही है वो लाइन में, ओपीडी में वो चेक करवाएगी अपनी बेटी को, और लाइन काफ़ी लंबी है। फिर वो ये सोच रही है जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो यहाँ पे वो एक असमानता, एक इनइक्वालिटी यहाँ पे फील कर रही है कि क्या मुझे कितनी देर लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, क्या मेरी मजबूरी है। तो कैसे जैन साहब जो हैं उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता क्योंकि वो अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। तो इस तरह से वो सोच रही है, ठीक है। अब कहानी पढ़ेंगे, पहले इससे पहले अच्छा इस पे बाद में आते हैं इस बॉक्स में, पहले कहानी पढ़ लेते हैं ऊपर से फिर से। तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। मताधिकार की समानता, तो इक्वल राइट टू वोट, वोट देने सभी को अधिकार है वोट देने का।
तो उस समानता के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो भी जानेंगे, ठीक है। तो कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन से खड़े होने से होता है। अब ये कांता की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं, है ना। लाइन मैंने बताई कौन कौन लाइन में खड़ा हुआ है। जैन साहब खड़े हैं, कोई एक मीडिया की फीमेल है, कोई घर में काम करती है ना, वो सारे लोग लाइन में खड़े हुए, कोई टीचर है वो लाइन में खड़े हुए हैं सारे। तो उन सभी को देखो और उसके साथ लाइन में खड़े हैं जो लोग हैं उनको देखो। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, जहाँ पे लोग अपने लीडर को चुनते हैं और सभी को वोट देने का अधिकार है। अब इस वोट देने को का अधिकार को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो जब गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है हमारे देश में। तो अभी ग्रीन से जो हाईलाइट है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, ठीक है। सभी वोट देते हैं। तो हमारे जैसे संविधान में भी हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं, इक्वालिटी कि सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वो एक वोट का हकदार है। तो वो वोट दे सकता है, पहले उसकी जाति या आर्थिक स्तर, मतलब जो अमीर हो गरीब हो सभी वोट दे सकते हैं। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। तो सभी वोट कितने दे सकते हैं, सभी एक एक वोट ही दे सकते हैं ना। तो इस तरह से सभी बराबर हैं। तो कांता इस इक्वालिटी को देख के, इस समानता को देखकर खुश है कि कहीं तो हम इक्वल हैं एक दूसरे के, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान देंगे। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ मैंने, जैसे सभी थोड़ा टाइम लेकर बैठेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है तो कांता के मन में ये लगने लगता है कि सच में क्या हम हर जगह इक्वालिटी है, सभी क्या बराबर हैं। तो इस बात पे उसे शंका या शक होने लगता है। तो अगले पैरा देखेंगे, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं, ठीक है। तो वो कैसी उसकी दिनचर्या देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम इनइक्वालिटी को समझने की, इस असमानता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक झोंपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे नाला है, और क्योंकि नाला गंदा नाला होगा और उसकी और गली मोहल्ले जहाँ उसकी लोकेलिटी की, नेबरहुड की पूरी सफाई भी नहीं होती उसके मोहल्ले की, तो उसकी बेटी बार बार बीमार पड़ती रहती है ना, जैसे आपने पीछे भी देखा। तो साथ में वो काम करती है किसी के घर में, तो उसको उनसे पैसे उधार लेने हैं, इसीलिए उसको आज तो काम पे जाना ही है। तो वो काम करने जाती है, ठीक है। घरेलू काम की नौकरियों से थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। अब यहाँ ग्रीन है, वहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम, किस लाइन से ये भिन्न है, किस लाइन से ये डिफरेंट है? जो वोट देने वाली लाइन थी, है ना, सभी सोच सकते हैं आप, है ना। जो हमने लाइन देखी जहाँ पे सभी वोट डालने जा रहे हैं, वहाँ पे अमीर गरीब बड़ा छोटा, छोटी जात बड़ी जात, जहाँ जैसा भी हम समाज में देखते हैं, तो वो सभी एक ही लाइन में थे। तो अभी यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं वगैरह, जहाँ जिनकी पहचान नहीं है, जहाँ ऐसा है, तो वो लोग ही लाइन में खड़े हैं। तो ये लाइन उस लाइन से डिफरेंट है, यानी अस्पताल के सामने जो लाइन लगी है इलाज कराने के लिए, वो लाइन और उस लाइन में अंतर है, जो जहाँ वोट देने की लाइन थी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने अब इसको सर्कल भी किया हुआ है ग्रीन से, आप देख सकते हैं। तो सर्कल किया हुआ है और नंबर 1 डाला हुआ है। नंबर 1 इसीलिए क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, इसके बारे में आपको 3 कारण लिखने हैं। अब इसे पढ़ते हैं, पढ़िए आप भी। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या क्या पर्याप्त कारण है? उसके मन में शंका क्यों आई कि सच में हम इक्वल हैं कि नहीं है, है ना। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। वो क्यों ऐसा सोच रही है, उसके कारण बताइए आप। तो कारण सामने स्पष्ट है कि वो लाइन में इधर खड़ी है आके, तो उसको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे तो वो इक्वल नहीं है, सभी के बराबर नहीं है। यहाँ पे तो वो लोग नहीं हैं जो वोट देने वाली लाइन में खड़े थे, है ना। तो ये आपने 3 कारण जो हैं खुद सोचकर अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और जब भी पूछा जाएगा, चेक किया जाएगा, तो ये सब देखा जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। अन्य प्रकार की असमानताएं हैं, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। और दूसरी प्रकार की असमानताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमने एक प्रकार की असमानता देख ली, कैसे लाइन में अलग अलग अस्पताल में खड़े रहना पड़ा उनको, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं, है ना। तो मताधिकार तो सभी को प्राप्त है, मत देने का अधिकार, है ना, वोट देने का अधिकार तो सबको प्राप्त है। लेकिन जो उनका दैनिक जीवन है, उनकी डेली लाइफ जो है, उसमें उनकी स्थितियाँ जो हैं, उनकी जो सिचुएशन है, वो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे के, है ना। तो निर्धन होने के का अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। तो निर्धन, रिच और पोर का डिफरेंस जो आपने देखा कि अस्पताल में जो गरीब हैं वही लाइन में लगे होंगे, है ना, क्योंकि अमीर होंगे जो वो प्राइवेट इलाज कराएंगे जहाँ, है ना, उनको ऐसा रहेगा। तो दूसरी उनके पास फैसिलिटीज़ भी रहती हैं। तो वो आपने एक असमानता देखी, लेकिन और भी बहुत सारे अन्य कारण भी हैं असमानता के। तो इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। तो वास्तविक यानी कि ये जो कहानियाँ, जो आप 2 कहानियों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे समाज में असमानता है। तो ये वास्तविक घटनाएं जो हैं, ये सच्ची कहानियाँ जो हैं, 2 कहानियाँ, ये हम पढ़ेंगे और इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे समाज में वाकई ही कितनी असमानता है। तो अगला पैरा हम पढ़ रहे हैं, सभी ध्यान देंगे। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। तो हमारा कास्ट सिस्टम है, जो जातिगत व्यवस्था जो है, तो हमने खुद ही अपनी तरह तरह की कास्ट जो है खुद बनाई हुई हैं और उनमें बटे हुआ है इंसान। तो समाज में ऐसा होता है, कास्ट सिस्टम, छोटी बड़ी जात लोग एक दूसरे को समझते हैं। तो उस जातिगत व्यवस्था जो है उसमें उसकी वजह से भी एक असमानता हमारे समाज में आ जाती है। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। गांव में जब हम रहते हैं तो उधर तो सबको पता होती है कि किसका घर कहाँ है, कौन क्या है ना, सभी का पता होता है। तो हमें पता चल जाती है जाति के बारे में, क्योंकि हमारे घर से ही वो बातें शुरू हो जाती हैं शायद। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी कास्ट को बड़ा समझा जा रहा है समाज में, कौन सी कास्ट को छोटा समझा जा रहा है, किस तरह से समाज में, हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर शहर में रहते हैं आप, कोई सिटी है या टाउन है, वहाँ पे रहते हैं अगर आप, तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रखते, तो है ना। तो वहाँ पे हर तरह के लोग काम कर रहे होते हैं शहर में, और आप किसी से सामान लेते हैं या किसी की सर्विस सेवाएं इस्तेमाल करते हैं तो आप पूछते थोड़ी हैं कि कास्ट क्या है उसकी, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में लोग कास्ट सिस्टम को नहीं सोचते, कास्ट के बारे में नहीं सोचते। उसका उदाहरण सामने ही दिया हुआ है, ब्लैक में हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे ये क्या है। ये विज्ञापन जैसे दिए गए हैं कि शादी ब्याह के जैसे अखबारों में आप पढ़ते हैं, है ना। तो उधर की दिए रहते हैं कुछ एक पेज में अखबार में भी, जैसे कि कैसा वर चाहिए, कैसी कन्या चाहिए शादी के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है आपके लिए कि किस तरह से यहाँ पे जाति वगैरह उसकी
उसका जाति वगैरह का भी नाम लिखा गया है कि कौन सी जाति का है लड़का, लड़का या लड़की, है ना। तो मैंने खुद भी लाइन से लिखा हुआ है क्षत्रिय, कुर्मी कौन क्षत्रिय है, ठीक है। ये BSc है, MSc है ना, B.Ed है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में काम करता है, उसके लिए कुर्मी क्षत्रिय, तो उसके हेतु एक सजातीय वर्ग चाहिए, है ना। तो अगला एक है तोमर राजपूत, इसकी उम्र 30 है और 5 फुट 9 इंच इसकी हाइट है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर पुणे में काम करता है, ठीक है। तो ये उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या इसको चाहिए। तो राजपूत मतलब ये राजपूत जहाँ पे क्या है, ये एक तरह से कास्ट सिस्टम ही है ना, नीचे अग्रवाल है। तो आप सब पढ़ सकते हैं इसको, आपने अपनी किताब में इन सभी को गोला भी लगाना है कास्ट, जहाँ पे कास्ट मेंशन हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक्टिविटी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऊपर पैरा इधर पढ़ रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको फिर भी ध्यान से पढ़ना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। 2 ही पार्ट्स में वीडियो इस चैप्टर को कवर किया जाएगा, नहीं तो ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया पैरा, सॉरी। अब हम आगे पढ़ते हैं, सेकंड पैरा पे चलिए, सामने दिख रहा है आपको। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। अब एक कहानी हम स्कूल जाने वाले बच्चा है, एक दलित है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दलित क्या होता है, दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है दलित क्या होते हैं। अब फिर से दलित के बारे में पढ़ते। दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के प्रयोग में लाते हैं। तो जो निचली जात के लोग होते हैं वो खुद को दलित बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को संबोधित करने के लिए वो अपने आप को दलित बोलते हैं। अब दलित का क्या अर्थ होता है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, जहाँ टूटा हुआ, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है, ठीक है। तो दलित अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं और क्या उसकी जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट भी करने हैं। अब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक दलित बालक के बारे में पढ़ रहे हैं जो स्कूल में पढ़ता था और उसके साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहानी लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनका नाम। उन्होंने छोटे होते जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ क्या क्या होता था उन्होंने लिखा हुआ है। उनकी किताब है, उनकी आत्मकथा, जिसको हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो उन्होंने बुक लिखी है जूठन है, जिसका नाम क्या नाम है, जूठन, ठीक है। तो 1950 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हुई 2013 में, साथ में दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपको नोट भी करना है कॉपी में। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, वो एक लेखक हैं, ठीक है, राइटर हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जूठन। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सी बुक लिखी हुई है, ठीक है। बुक का नाम है जूठन। तो वो क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कामास में है, रेड में भी लिखा, मैंने वो किया हुआ है हाईलाइट। तो यहाँ इन्वर्टेड कामा जो उन्होंने खुद की बात बोली होती है उसको इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। ये कामा शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये किसने बोला हुआ है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खुद बोला हुआ है, ठीक है। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि स्कूल में जब वो जाते थे तो उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था, चटाई भी नहीं कम मिलती थी और इतनी दूर बिठाया जाता था दूसरे बच्चों से कि ब्लैक बोर्ड पे जहाँ जो लिखा रहता था वो दिखता भी नहीं था और टीचर भी बिना किसी कारण के पिटाई भी कर देते थे, ठीक है। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब कक्षा 4 में थे, चौथी क्लास में 4 क्लास में पढ़ते थे, तो उनको झाड़ू लगाने के लिए कहा गया, ठीक है, पूरे स्कूल में और खेल के मैदान में। तो अब ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, ये इन्वर्टेड कामा में लाइट ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है। तो क्या कहते हैं वो, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी।
तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा हो रहा था। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को यह पता चला, वो बाहर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा तो झाड़ू लगा रहा है और उन्हें उसे पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने टीचर को कुछ बातें बोली साहसपूर्वक और कहा, क्या कहा, अब उनकी बातें कही हुई इन्वर्टेड कामास में हैं, जहाँ पे 2 डबल कामा शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने टीचर को, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी भाषा में बोल रहा है, वो इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इसी मदरसा एक तरह से स्कूल ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि इस मदरसे में सभी पढ़ने आएंगे, सिर्फ यही नहीं सभी पढ़ने आएंगे। वो बोलता है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है और सभी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप साइड में देख लीजिए, किताब का जो जूठन किताब है वो ऐसी दिखती है। ये किताब आपको मिल भी सकती है, कहीं लाइब्रेरी में भी मिल सकती है आपको, ठीक है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं कभी आप। तो राधा कृष्ण पेपर बैंक से पब्लिकेशन होगी। तो जूठन बुक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। ये बुक सामने से ऐसी दिखती है, ठीक है। ये पहला पृष्ठ है, पहला सामने कवर है बुक का। तो आगे चलते हैं। अब आपने एक कहानी तो पढ़ ली, वाल्मीकि की कहानी, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी आपने पढ़ ली। तो उस वहाँ पे आप पढ़ने से आपको क्या दिमाग में आया कि उनके साथ क्या हो रहा था, है ना। उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था और उनको सबसे अलग समझा जा रहा था, क्योंकि वो दलित थे और छोटी जात का उन्हें समाज में समझा जाता था। इसीलिए वो उनको सभी के दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा जाता था, ठीक है, और उनको वो पढ़ाया भी नहीं जाता था अच्छे से, और इस तरह से उनके साथ भेदभाव होता था। तो अब दूसरी कहानी पे चलते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से असमानता है हमारे समाज में। हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है, ठीक है। तो भारत में कहीं बड़े शहरों में ऐसी बात होती रहती हैं, तो ये एक सामान्य सी ही बात है, हमारे देश में ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे कहानी किसकी है? ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। तो ये कहानी किसकी है? पहले कहानी आपने उनकी पढ़ी, वाल्मीकि जी की पढ़ी। अभी ये कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए पर हैं, पर मकान लेना चाहते थे। तो किराए पर मकान लेना चाहते थे। ये बेपैसे वाले थे, पैसा तो इनके पास था, इसलिए किराए की कोई समस्या इनको नहीं थी, श्रीमती और श्री अंसारी जी को, ठीक है। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह के खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर उनको बताता है कि बहुत सारे खाली मकान हैं, मैं आपको बता सकता हूँ उनके बारे में। तो अब यहाँ पे मकान देखने जाते हैं। क्या होता है, मैंने येलो से हाईलाइट किया है, बड़ा दिलचस्प है, सुनिए आप ध्यान से। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो उसने ये बहाना लगा लिया कि भाई ये तो मांसाहारी जो लोग होते हैं हम उनको नहीं रखते हैं, आपका नाम मैंने सुन लिया। तो उसके मन में आया होगा, ऐसे उसने मुंह पे नहीं बोला, लेकिन उसे लगा ऐसा। तो एक तरह से उसने जात ही देखी और मकान देने से मना कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद नहीं आए थे, यही बहाना दोहराया गया था। तो उनको मतलब मकान किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, यही बहाना दोहराया जा रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन सभी तो मांस खा ही रहे थे, बदबू आ रही थी, उनको पता चल ही रहा था।
लेकिन फिर भी उनको जाति के आधार पर उनको नहीं मकान मिल रहा था। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। तो उनको कहा कि आप नाम ही बदल दो अपना, लोगों को आपकी कास्ट का पता ही नहीं चलेगा। तो अंसारी दंपति क्या कहते हैं कि अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। तो उन्होंने सोचा ही कहा कि हम ऐसा नाम तो नहीं चेंज करेंगे अपना, लेकिन हम कुछ और मकान ढूंढते हैं। अंत में लगभग एक महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो 1 महीना लग गया उनको मकान ढूंढने में, इस तरह से उनको मकान फाइनली मिल ही गया। ठीक है, अब हम इधर पढ़ेंगे साइड में। ठीक है, तो ये आपको करना भी है, कॉपी पे भी नोट करके इसके आंसर्स लिखने हैं। साइड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आपके विचार में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। ठीक है, अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। तो आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं कि आप अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो आप कैसा अनुभव करते, आपका एक्सपीरियंस क्या होता, तो वो आपने लिखना है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस को आपने लिखना है। तो इस एक्सपीरियंस को आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। सारा पेपर आपको NCERT से ही आएगा, आप दूसरी रेफरेंस या दूसरी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको वही पढ़ना है। तो आपने 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो अगला भी एक ऐसा ही दिया गया कथन। अब अंसारी दंपति के बारे में, आपके विचार में अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो क्या करते। ठीक है, तो ये भी आपने ये सोचना है कि आप अगर अंसारी दंपति की जगह होते, आपको मकान नहीं मिलता है ना, तो आपका धर्म के आधार पर लोग आपको मकान ना देना चाहते, तो आप क्या करते, है ना। तो ये आपको सोचना है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। पहले भी जो मैंने आपको बीच में दिया है, जहाँ आपको नोट किया है, आपने नोट कर सकते हैं आप वीडियो को बार बार देखकर। ठीक है, तो वो भी आपको कॉपी में नोट करना ही है। पहला प्रश्न ये क्लियर होता है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर निकल जाएगा, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, प्रश्न दूसरा भी नहीं हुआ है तो प्रश्न तीसरा कर लेना आप। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी भेदभाव हुआ और अंसारी दंपति के साथ भी हुआ, तो किस तरह से उनका अनुभव, उनकी एक्सपीरियंस दोनों का मिलता है। तो ये आंसर आपको नोट करने हैं और लिखने भी हैं। शब्द संकलन है, इनको भी आपने नोट करके लिखना है। ये आपको पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों। तो इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। गरिमा क्या होती है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। ठीक है, संविधान क्या होता है, यह एक दस्तावेज है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। तो संविधान के बारे में क्लास 8 में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम फॉलो करते हैं, सभी देश के लोग फॉलो करते हैं, और जिसके नियम जो अधिनियम होते हैं उसमें के अनुसार ही सभी को चलना पड़ता है। अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, ये एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो इस तरह से ये शब्द संकलन है। पहले 3 शब्द संकलन तो आपने पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग वीडियो को इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब इसीलिए क्योंकि आपको नहीं तो चैनल नहीं देख पाएंगे आप लोग, मैं लिंक भेजूंगा तभी देख पाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।